नमस्कार भाई आप सभी को। आप सभी लोग वीडियो कितने लोग रेगुलर देख रहे हैं? आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लाइक तो कर ही लीजिए, ठीक है ना? लाइक तो करना ही है आपको भाई, ठीक है ना? देखिए भाई, ये सवाल जो है, इस सेट का मैक्सिमम सवाल जो है अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल जो एनटीपीसी का पेपर हुआ उसका सवाल है। सवाल डिफरेंट टाइप का हमने अपने हिसाब से इसमें अरेंज किया हुआ है। बाकी लगभग 60-70% सवाल वही है, आसान है। इस बहुत सवाल रिपीटेड है जो कि पहले हम करा चुके हैं सेट में। जो लोग रेगुलर सेट लगा रहे होंगे तो ये चीज़ पता होगा। चलिए देखिए, सवाल करते हैं फिर आराम से। देखिए, कहा भाई साइन थीटा का वैल्यू है 1/2। और यहाँ सवाल में आपको दिख रहा है एक जगह कॉस स्क्वायर थीटा है, एक जगह कॉट स्क्वायर थीटा है। एक तो तरीका क्या है कि आप साइन थीटा का वैल्यू दिया है 1/2, तो अगर कुछ भी अपना बुद्धि नहीं लगाना चाहते तो साइन का रेशियो होता है P/H। P मालूम है, H मालूम है, B निकाल लीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक्टिव होकर जब आप सवाल करेंगे तो आपको दिखेगा कि सर कॉसेक जो होता है ये साइन का तो इनवर्स होता है। साइन 1/2 है तो कॉसेक 2 हो जाएगा ना। आप बताना, ये है 13 गुना कॉसेक 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 गुना। पता है ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? आपको पता होगा, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो। तो भाई कॉसेक का वैल्यू 2 है तो कॉसेक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे जाएगा, और माइनस का 15। ये प्रॉपर्टी तो आप सबको पता ही होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 को इधर लेकर आइएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? अब देखिए 13 गुना 4 52, माइनस भाई 3 तिया 9 माइनस 15। तो 52 माइनस 15 माइनस 9 माइनस का 24, घटाएंगे 52 में से 24, कितना बचेगा? 28 28। ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए इसको। कहा किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 6 रबर बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है। कहा भाई कि 1 रुपए में 6 बैंड अगर बेचेगा ना तो उसको 40% हानि होगा। तो एक क्वांटिटी का रेट जब भी निकालना होता है ना तो हम लोग अमाउंट यानी कि प्राइस ऊपर लिखते हैं और आर्टिकल नीचे लिखते हैं। ये आप सबको पता ही है। यानी कि प्राइस को अगर नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड करिएगा तो वन क्वांटिटी का वैल्यू आ जाएगा, मतलब प्राइस आ जाएगा। तो 1 रुपए में देखिए, 1 रुपए में 6 रबड़ बेचा है तो एक रबड़ कितने में बेचा होगा? रुपया ऊपर लिख लेते हैं, वस्तु नीचे। तो ये आ गया एक रबड़ का सेलिंग प्राइस। 1 रुपए में अगर 6 रबड़ बेचा तो एक रबड़ कितने का बेचा होगा? रुपया ऊपर वस्तु नीचे, एक रबड़ का ये सेलिंग प्राइस आ गया। कह रहा है कि भाई उसको 40% की हानि होती है, 40% हानि होती है यानी सेलिंग प्राइस 60% होगा। तो सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन सेलिंग प्राइस से कर लेते हैं, यानी सेलिंग प्राइस है 60%। क्लियर है बात? अरे भाई ये भी तो 1/4 सेलिंग प्राइस है। तो सेल ऐसे लिखेंगे ना कि एक रबड़ 1/4 में बेचे, 40% हानि हुआ तो सेलिंग प्राइस 60% हो जाएगा। सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन सेलिंग प्राइस से कर लिए। और इसने बोला कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितना बैंड बेचेगा? तो 20% लाभ कमाना चाहते हैं यानी कितना में बेचना होगा? 120% में। तो 120% का वैल्यू निकालना है। क्लियर है बात? तो हम यहीं पे इस चीज को कर दिए ऐसे। 120% का वैल्यू निकालना है तो 120% से मल्टीप्लाई करिए, 60 से काटिएगा 2 बार, 2 काटिए 2 बार, ये आ गया 1/2। आपको अभी बताया ऊपर में रुपया होता है, नीचे में आर्टिकल होता है। यानी 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचने हों? 2 आर्टिकल। कितना आसान सा सवाल था। और भी तरीका है, 75 तरीका है यार इस सवाल को करने का, पर हमको लगता है कि ये सबसे बेहतर है। ठीक है, चलिए देखिए। अब ये सवाल है, कहा भाई कि 2.7 और एक नंबर है 0.096 का, इन दोनों का एलसीएम बताइए। एलसीएम क्या होता है? इन दोनों का मल्टीपल एलसीएम होगा भाई, इन दोनों का मल्टीपल होगा एलसीएम। यानी 2.7 और 0.096 का मल्टीपल होगा। तो आप बताइए, ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता भाई। आंसर जो भी होगा ये 2.7 से तो बड़ा ही होगा, तो ये नहीं होगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये नहीं होगा,
और ये तो होगा नहीं। अच्छा 2.16 भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 2.7 से छोटा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बच गया ये दो ऑप्शन। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो 2.7 से ये भी कट जाएगा भाई, ठीक है, और 0.096 से भी ये नंबर कट जाएगा, तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी। और बाकी तरीका क्या होता है इसको करने का, सर जैसे 2.7 है, ठीक है, और 0.096, अब जैसे डेसिमल हटाएंगे तो इसको आप लिखेंगे 27/10, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 96/1000। और ध्यान रखना है क्या कि डेसिमल वाले नंबर का जब भी एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना होगा ना, तो भाई बट्टा में दोनों जगह जो है नंबर ऑफ जीरो सेम होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है। डेसिमल वाले नंबर का जब एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो बट्टा में अगर यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ भी 3 जीरो होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब फ्रैक्शन आ गया, इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ले लेना है। देखें बाकी तरीका हम बता दिए, ये तरीका इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन से सवाल को कर लेंगे। लेकिन अगर प्रोसेस आप जानना चाहते हैं तो आप 2700 और 96 का एलसीएम लीजिएगा, तो ये तो पक्का है कि 216 है ही सब में। तो पहले ये बताइए एलसीएम अगर लेंगे तो 2700 तो होगा ही, बड़ा वाला नंबर 2700 होगा, इनटू, अब ये देखिए 96 में भाई 2700 में तो 3 है ही, 27 में 3 है ना, तो 96 में से 3 उड़ा दीजिए, तो उड़ा देंगे तो बच जाएगा कितना, 32। अब भाई इस देखिए तो ये 100 है, 27 × 100 कहेंगे तो 100 में 4 होता है, 100 में क्या है 4 है, तो 32 में से फिर 4 उड़ा दीजिए तो बच जाएगा कितना, 8 बच जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइडेड बाई 1000। अब ये हो जाएगा 2 जीरो, 8 × 7 = 56, 8 × 2 = 16, 5 × 1 बट्टा में 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 216/10 यानी 21 पॉइंट, ठीक है। इतना के बाद भी अगर किसी भाई को नहीं समझ में आया है तो आप ऐसे करें, ये वाला तरीका तो आपको पता है, ऐसे ऐसे करके निकाल लीजिएगा एलसीएम, कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, आप ऑप्शन से कर लीजिए यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कहा देखें, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया है और 5% मत अवैध पाए गए हैं, तो ये आप करिए क्या, सक्सेसिव है ना, चयन बना के दिया है तो आप ऐसे कर लीजिए, 100 करके बनाने का जरूरत नहीं है। मान लेते हैं टोटल वोटर एक्स है, अब जितने वोटर हैं उनमें से 80% मतदाताओं ने मत किया, तो 80% कहने का मतलब 4/5 लोगों ने वोट डाला है। फिर इसने बोला कि भाई 5% मत जो है इनवैलिड हो गए, तो भाई 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, यानी 1/20 करने का मतलब 20 में से एक वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड रहा कितना, 19/20 वोट वैलिड रहा। फिर आगे कहा देखिए कि विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। अच्छा ये कैसा मत है, ये वैलिड वोट है। अब वैलिड का 75% एक उम्मीदवार को मिला, तो आप बताइए अगर 75% एक उम्मीदवार को मिला है तो दूसरा उम्मीदवार को 25% मिला होगा या नहीं मिला होगा, आप बोलेंगे सर मिला होगा। तो बताइए तो पहला उम्मीदवार जो है जीत गया है कितने परसेंट से, 50% से जीता है, तो वैलिड वोटों का 50% यानी 1/2 से जीत गया, पर एक्चुअल में जीता है कितना से, 1805 वोट से। समझ पाए होंगे इतना बात, आसान सा है। अब देखिए इसको अगर आप काटे पीटेंगे ना, तो ये अगर आप देखिएगा तो 4 से ये 5 बार में काट दीजिए। अब 19 से काटेंगे तो 19 × 171, 171 बच गया, 9 और 5 19 बचे 95, 95। अब x बराबर हो जाएगा भाई 5 × 5 25 × 2 = 50, 95 × 50 यानी 0, 5 बचे 25, हाथ मेरा 2 45 2 47, यानी टोटल 4750 वोट है, ऑप्शन क्लियर। चलिए देखिए ये आसान सवाल है यार, कहा 25 और 16 का मध्यानुपात क्या होगा, तो मीन प्रोपर्शन आप सभी को पता है, √ए भी होता है, तो √अंडर 25 × 16 करेंगे तो 25 का 5 हो जाएगा, 16 का 4 यानी 5 × 4 20। ये देखिए, पता है ये सवाल बहुत आसान है, कई बार बच्चा जो है ऐसे सवालों में भी जल्दीबाजी में गलती करके आ जाता है। आप देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, जैसे ये कहा 3 6, कितना आसान सवाल है, 5 9 और 7,
अब आगे कहा है कि भाई प्रत्येक इवन अंक में दो जोड़ा जाए और प्रत्येक जो है ऑड अंक में से दो घटाया जाए। तो भाई इवन में दो जोड़ा जाए, इवन में दो जोड़ लीजिए, ऑड में से दो घटाइए। तो इवन में दो ऐड करना है, ऑड में से दो घटाना है। ऑड जहां भी है दो घटाइए, और इवन है तो दो ऐड करिए। ऑड में से दो घटाना, यही तो करने को बोल रहा है। तो तीन में से दो घटाएंगे एक, छः प्लस दो आठ, पाँच में से दो गया तीन, नौ में से दो गया सात, दो और दो चार, चार दो छः, सात में से दो पाँच। अब आगे कहा कि सभी सम अंकों का योग कितना होगा। तो ये इवन अंक को जोड़ लीजिए, आठ अचार बारह और छः 18। ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट। ये सवाल तो यार मतलब खतरनाक सवाल है। अगर लोग थोड़ा सा बुद्धि नहीं लगाएगा तो बहुत टाइम खराब कर लेगा अपना पेपर में। और इसी बार एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पूछा हुआ ये सब। का अनुभव और गौरव एक व्यापार शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करता है दोनों का। अनुभव जो है ये देखिए, अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 अधिक निवेश करता है, ठीक है। और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। भाई दो आदमी है, एक तो अनुभव है अपना और एक है गौरव, ठीक है। का अनुभव जो है 2 महीना के लिए पैसा निवेश करता है और गौरव जो है ये 5 महीना के लिए पैसा निवेश किया। दोनों के टाइम का रेशियो है। अब आगे यहाँ पे ये समझिए, ध्यान से इसको समझिए। 7155 के कुल लाभ में से कहा कि भाई अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्सा से 1431 रुपया अधिक है। कहा क्या, ध्यान से इसी चीज को समझिए, काम खत्म हो जाएगा। कहा कि सर 7155 रुपया है, टोटल प्रॉफिट 7155 है। इसमें अनुभव का जो हिस्सा है वो गौरव से 1431 रुपया ज्यादा है। ये चीज है, ये रियल वैल्यू है दोनों। अब आप थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। अगर आप नंबर को देखेंगे ना, थोड़ा सा भाई नंबर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1431 का तो ये सर 5 गुना है। यानी अगर इन दोनों का आप रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 5:1, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि टोटल 7155 रुपए है सर। टोटल प्रॉफिट 7155 का हुआ है, जिसमें अनुभव को गौरव से 1431 रुपया ज्यादा मिला है। ये तो सवाल में बोल रहा है। तो इसी चीज का जब रेशियो लिए हैं तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सर देखिए टोटल प्रॉफिट है 5 यूनिट, उसमें अनुभव को गौरव से 1 यूनिट ज्यादा मिला। टोटल प्रॉफिट हुआ है 5 रुपए का, जिसमें अनुभव को 1 रुपया ज्यादा मिलना है गौरव से। क्लियर है बात। तो आप यहां से दोनों के प्रॉफिट का रेशियो बताएंगे कि सर 5 टोटल प्रॉफिट है, 5 में से 1 निकाल देंगे, बचा 4। 4 को इक्वली डिवाइड कर देंगे, दोनों में दो दो। अनुभव को 1 रुपया ज्यादा मिलना है तो अनुभव में जोड़ देंगे। यानी अनुभव का प्रॉफिट हो जाएगा 3 यूनिट और गौरव का प्रॉफिट हो जाएगा 2 यूनिट। यही चीज में ना आपको समझना था। और नहीं तो रियल नंबर के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। यहाँ नंबर कितना खतरनाक दिया था आपको देखना पड़ेगा। ये इसका डायरेक्ट है सर 5 गुना, यानी काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ से पूंजी का रेशियो निकाल लेते हैं, कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं भाई। तो कैपिटल क्या होता है, प्रॉफिट बट्टा टाइम। तो 3/2, यहाँ 2/5। क्रॉस करिएगा तो ये 15 और ये 4। अब सवाल में कहा है कि अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी। देखें ऊपर में दिया था कि अनुभव को गौरव से 55,000 अधिक मिलता है, 55,000 अधिक मिल रहा है, लेकिन रेशियो में कितना ज्यादा मिल रहा है, 11 यूनिट। का अनुभव का निवेशित पूंजी बताइए, यानी 15 का वैल्यू निकालना है। तो 11 से काट दीजिए 5 बार, 15 बचे 75,000। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए बात, कितना अच्छा तरीका है ये। देखिए नेक्स्ट। अब कहा यार एक्स बाई जेड ने क्रमशः, अच्छा पता है आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, समझिए। जैसे दो पार्टनर है यार, दोनों पार्टनर का रेशियो, इस तरीके का सवाल हम पहले बहुत करा चुके हैं। अनुभव और गौरव लोग है, ठीक है। कहा अनुभव का हिस्सा गौरव से 55,000 ज्यादा है। तो गौरव का अगर एक्स मान लेते हैं तो अनुभव का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 55,000, ठीक है। और इसने बोला है अनुभव 2 महीने के 2 महीने के लिए पैसा निवेश किया और गौरव जो है ये 5 महीने के लिए पैसा निवेश किया। आप सबको पता है सर पूंजी और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। और दोनों के प्रॉफिट का रेशियो क्या है, यहाँ से निकाल चुके हैं, 3:2। गौरव का प्रॉफिट है 3, और सॉरी,
अब अनुभव का प्रॉफिट है 3, गौरव का प्रॉफिट है 2। क्लियर। अब यहाँ क्रॉस करिए तो 2 दूना 4 से गुना करेंगे तो ये 4x है, और 55 चौक 220 पर 3 जीरो लगा लीजिए, और यहाँ 5 दिया 15x। 11x बराबर कितना हो जाएगा 22, यानी 2,20,000। x बराबर 20,000। अब x 20,000 हो गया तो कहा कि अनुभव का पैसा बताइए, तो x यानी 20,000 प्लस 55,000 कितना हो जाएगा 75,000। तो ऐसे भी आप सोच सकते थे, तरीका है, आप जैसे अच्छा लगे आप कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट, कहा एक्स बाई जेड ने 86, 60 और 24 के रेशियो में पैसा निवेश किया है। 86, 60 और 24 के रेशियो में पैसा निवेश किया है। आगे कहा एक वर्ष के अंत में उन्हें कुल जो है 4590 का प्रॉफिट होता है, तो बाई और जेड के हिस्से का अंतर, बाई और जेड के हिस्से का अंतर देख लीजिए, यहाँ बाई का 60, जेड का 24, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा 36 का। अच्छा 36 में 9 होता है, यानी आंसर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा सर। तो यहाँ देखिए 6 और 6 12, 9 का मल्टीपल नहीं है, खत्म। 6 4 10 8 18, ये 9 का मल्टीपल है। ये 9 का मल्टीपल नहीं है भाई, ये 7 दूना 9, ये 9 का मल्टीपल है, यानी कि ये दो ऑप्शन जो है 9 का मल्टीपल है। ठीक है। अब जिस बच्चा का किस्मत अच्छा है उसमें मान लीजिए एक ही ठो 9 का मल्टीपल है, मार के आगे बढ़ जाएगा और आके कहेगा कि पेपर बहुत आसान था। ठीक है, तो आसान सवाल तो है ही, ये बहुत आसान है, लेकिन आप बताइए 9 का मल्टीपल दो दो ऑप्शन है, तो फिर अब आपको तो बनाना ही पड़ेगा यार। ऐसे तो सवाल है आसान काफी। जैसे टोटल प्रॉफिट हुआ है 4590 रुपए का, और उनके द्वारा निवेशित राशि, भाई टाइम का चर्चा नहीं किया सवाल में, 1 साल के अंत में उनको प्रॉफिट हो रहा है, इस बात का मतलब हुआ कि तीनों पार्टनर शुरू से एंड तक बिजनेस में इन्वॉल्व रहा है। तो जिस हिसाब से पैसा आप निवेश करेंगे बिजनेस में, उसी हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, यानी पूंजी के रेशियो में ही लाभ का बंटवारा होगा। तो यार यहाँ तीनों को मिलाकर टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, 24 और 60 84, 84 और 80 170, और डिफरेंस पूछा है यानी 36 का वैल्यू बताना है। 70 से काट दीजिए, 70 जीरो से जीरो, 17 दूना 34, 34 और 17 सत्ते 100। अब यहाँ पूरा सॉल्व नहीं करें, यूनिट डिजिट देखिए, 7 गुना 6 42 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2। ये ऑप्शन तो खत्म हो गया पर डी। ठीक है, चलिए तो आप कर लेंगे। अब ये देखिए, का एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 8624 है, बेलन का त्रिज्या और हाइट दोनों बराबर है, तो बेलन का वॉल्यूम आप सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू भाई 22/7, रेडियस एक्स है यानी एक्स स्क्वायर, हाइट भी एक्स है तो एक, और ये दिया है 8600 कितना 4। अब 22 से काट देते हैं, 11 से काटिए ज्यादा सही है, 11 दूना 22, 11 सते 77, बच गया भाई कितना 77, 9, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44, दो और काट दीजिए या 6, 2 नमा 18, 2 दूना 4। अब एक्स क्यू बराबर ये हो जाएगा 392 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 8 गुना 49। आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं, सकते हैं, ये दिख जाएगा आपको। ठीक है, नंबर के साथ इतना आप खेल रहे हैं बचपन से ही, नंबर को आप देखते आ रहे हैं, तो उतना तो दिख जाएगा सर। 392 है, 8 से कटेगा, 8 चौक 32, 8 नमा 72, यानी 8 गुना 49, और ये है 7। अच्छा ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या ये 7 का क्यू बन जाएगा, 49 7 का स्क्वायर होता है, और ये 7 है, यानी ये 7 का क्यू है कंप्लीट, और सर ये 2 का क्यू है। अगर इसका घनमूल यानी क्यूब रूट निकालेंगे तो 8 का 2 हो जाएगा, और इन दोनों को मिलाकर 343, तो 7, यानी कि x का वैल्यू 14। सवाल का बेलन का ऊंचाई, हाइट बोलता तो भी 14, रेडियस पूछता तो भी 14 हो जाता। ठीक है, चलिए। कहा किसी, ये भी अच्छा सवाल है यार, ये भी हम करा चुके हैं। ये सवाल जो है आप अगर पेपर प्रीवियस किए होंगे, आरपीएफ एसआई का पेपर, चाहे एएलपी प्री इस बार हुआ उसका पेपर में भी इस तरीके का सवाल भर भर के पूछा गया था, हम पेपर सब सॉल्व करा चुके थे। ऐसा सवाल बहुत बच्चा जो सेट लगा रहे हैं सब प्रैक्टिस किया है ऐसा सवाल। ठीक है, देखिए इसका करने का दो तीन तरीका हम सब आपको आज बताते हैं, आराम से समझिए इसको। का भाई किसी वस्तु के उसके वास्तविक मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 24% की हानि होती है। पहले एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच समझिए इसको करने का, बाकी करना वैसे नहीं है, करेंगे कैसे वो आखिरी में हम आपको बताते हैं। मतलब आप उसको मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में कर लेंगे, लेकिन पहले इसको आप समझिए, ये थोड़ा टाइम टेकन है पर समझना है इसको। कहा किसी वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 में बेचने पर, वास्तविक विक्रय मूल्य का 2/5, यानी कि रियल अगर सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है, वास्तविक विक्रय मूल्य अगर 5 है, तो
तो हमने उसको 2 में बेच दिया, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को ना। रियल सेलिंग प्राइस 5 है तो हमने उसको 2 रुपए में बेचा है, तो हमको हुआ क्या, 24% हानि हो गया। भाई 5 रुपया का चीज है, आप 2 रुपया में बेच दिए तो हानि तो होना ही था आपको। तो आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं कि सर देखिए 2 रुपए में बेचे हैं, 24% का हानि हुआ, यानी सेलिंग प्राइस 76%। और क्रैमुल निकालना चाह रहे हैं तो 100 से गुना कर लीजिए, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अच्छा ये 5 क्या है, तो ये ओरिजिनल बिक्रैमुल है। और ये 2 रुपया क्या है, ये वर्तमान बिक्रैमुल, यानी अभी हमने 2 रुपया में बेचा है। अब आगे कह रहा है यदि इस वस्तु को, ध्यान से ये देखिए, यदि इस वस्तु को उसके वास्तविक बिक्रैमुल के 88% पर बेचता है, तो भाई वास्तविक बिक्रैमुल 5 यूनिट है, तो वास्तविक बिक्रैमुल का कितना परसेंट में बेच रहा है, 88% में। तो ये अब आपका तीसरा सेलिंग प्राइस हो गया। कह रहा है कितने का लाभ होगा, तो लाभ के लिए क्रैमुल तो यहाँ पे पता है, क्रैमुल उठा के रख लीजिए, यानी कि 100/76 ये सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों में बस आपको कंपैरिजन कर लेना है। एक तो तरीका ये है। अब इसको देखिए, थोड़ा सॉल्व करते हैं भाई। तो ये अगर आप देखेंगे ना, तो ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, और ये 4 से कटेगा भाई 22 बार, है कि नहीं। 5 से काटिए, ये 40 बार में कट, और 2 से 20 बार में काटिए, 11 बार। 4 से 5 बार, 4 से 19 बार, क्रॉस करिए, 19 एकम 19 और एक, और ये 25 बचे 125, यानी क्रैमुल 25 है, बेच रहे हैं 200 में, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा 84 का। कितना पे, 125%, 100, 25 बचे 125, 25 चौक 100, 4 चौक 16, 4 8 32 है 33/5। अच्छा एक चीज बताइए, 5 से या तो डिवाइड कर लीजिए, 5 से डिवाइड करना भी आसान है, या फिर अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा तो भाई ऊपर मान लीजिए n है, नीचे 5 है, 2 से गुना कर देंगे ना ऊपर नीचे, ये क्या हो जाएगा 2n/10, 2n/10, और बट्टा में एक जीरो हटाएंगे तो डेसिमल एक अंक से पहले लग जाएगा, है कि नहीं। तो 2 से गुना कर लेते हैं, 2 6 12, 2 तिया 6 1 7, और 2 तिया 6, डेसिमल जो है एक अंक से पहले लग जाएगा, यानी कि 63.2%। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है सवाल को करने का, लेकिन हम बोलेंगे कि आप ऐसे सवाल को ना। माँ जी, वो क्या रहा है यार कि फीवर आता है, और फिर दवा खाते हैं, फीवर जाता है, काफी पसीना वगैरह छूटता है, गर्मी लगता है, नहीं तो लगने लगता है, फीवर रहता है, तो देखिए, पर कोई बात नहीं है। लेकिन अब इसको करेंगे कैसे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है भाई। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये तरीका हम आपको बता दिए, आप इसको करिएगा ऐसे। जैसे कहा कि भाई 2/5 में बेचने पर, तो ये क्या है, फ्रैक्शन के रूप में सेलिंग प्राइस है, कि सर अगर 2/5 में हम बेचेंगे हमको 24% हानि होगा। अच्छा 24% हानि होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना परसेंट रहेगा, 76% रहेगा, सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस दिया है कितना, फ्रैक्शन में 2/5। ठीक है, परसेंट में रिजल्ट पूछा है, इसीलिए परसेंट वाला सेलिंग प्राइस ऊपर रख लिए हैं। अब कहा है कि बिक्रैमुल के 88% पर बेचना है, तो बिक्रैमुल के 88% में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो पहले ये निकालना है कि सर अगर 88% में हम सामान बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस मेरा क्या होगा, पहले ये जानना पड़ेगा कि अगर बिक्रैमुल के 88% में बेच रहे हैं, 88% लाभ नहीं बोला, अगर 88% लाभ बोलता तो 188% का वैल्यू निकालना पड़ता हमको। लेकिन यहां इसने बोला है कि सेलिंग प्राइस के 88% में बेचना है, तो ये देखेंगे कि भाई 88% में अगर बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस आखिर कितना होगा। तो 88% का वैल्यू निकालना है, तो 88 से गुना कर लेते हैं, और 1% हटा लेते हैं, तो यहाँ 88% है, यानी 88/100 लिख लेते हैं। बस यही काम खत्म हो गया, इतना करना था आपको। अब देखिए, तो 2 से अगर काटिएगा तो ये 2 से कट जाएगा भाई 38 बार में, परसेंट यहाँ पे है। अच्छा एक चीज देखिए, ये बट्टा वाला 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, तो ऊपर 5 जाएगा, और नीचे यहाँ 100 है, तो यहीं पे काट देते हैं, 5 से इसको 20 बार। कितना आसान हो गया, 4 से 5 बार और 4 से 22 बार। तो 22 8 176, हाथ में रहा 17, 22 तिया 66 और 17,
66 और 17 हो जाएगा भाई कितना, 7 6 13, 7 1 8 और बट्टा 5। फिर वही करिए, 2 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। 2 6 12, 2 3 6 1 7, दुपट्ठी। और भाई डेसिमल एक अंक से पहले परसेंट यहाँ पे एक ठो रखे थे ना, तो ये परसेंट लग जाएगा। यानी ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। यानी कि 167.2 में बेच रहे हैं आप सामान को, 167.2% में बेच रहे हैं। तो 100 से जितना एग्जिस्ट करेगा उतना प्रॉफिट होगा। तो 100 से कितना एग्जिस्ट कर रहा है, तो 67.2% एक्स्ट्रा है, तो यही आपका प्रॉफिट होगा। तो ऐसे ही सवाल को करिएगा, एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप इस तरीके के सवाल को आराम से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट। कैमरा बार बार ऑफ हो जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सवाल करना है, हमको देखना है। देखिए, कहा दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है। एचसीएफ 2 है, एलसीएम इतना है। एक संख्या 82, दूसरी। ये क्या सवाल है यार, ये इतना सवाल आसान है। दो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, आप सबको पता है ये चीज। अब काटिएगा तो 2 से काट दीजिए 41 बार में, 41 से 1, 41 दूना 82, 12, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नमन और उमर किसी काम को 13 और 4 दिन में करेगा। भाई कहा नमन जो है ये कर देगा काम 13 दिन में, और उमर जो है ये काम को करेगा 4 दिन में। टोटल वर्क हो जाएगा भाई 52। 13 से 4 बार, 4 से 13 बार। अब कहा उन्हें साथ मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन बाद उमर काम छोड़ दिया। कितना आसान सवाल है, 2 दिन बाद उमर छोड़ दिया, दोनों मिलकर काम करना शुरू किया है ना। तो आप बताना, दोनों मिलकर एक दिन में 17 काम करेगा, तो 2 दिन में 34 काम कर दिया। 52 में से 34 काम हो गया भाई, तो रिमेनिंग बचा 18 काम का। इस 18 काम को नमन कितने दिन में, तो नमन के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो 2 दूना 4, 2 नम 18, 9/2 यानी 4.5 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है यार, बहुत अच्छा सवाल। ये 2020 एसएससी क्या पूछा हुआ सवाल है। इस तरीके का सवाल पहले कराए थे, लेकिन को लगा कि फिलहाल आपको इस तरीके के सवाल का रिवीजन का ज़रूरत। देखिए, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए या समझिए, मान लीजिए ये ट्रायंगल है। मान लीजिए क्या ये है, ये ट्रायंगल, ठीक है। अब हम बोले कि भाई इस त्रिभुज के तीनों साइड जो हैं क्रमशः ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी और सी इंटीजर है, ए एंड सी आर इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब हुआ पूर्णांक है। एबीसी पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब डेसिमल में नहीं होगा एबीसी का वैल्यू, इंटीजर होगा। जैसे पूरा पूर्णांक होगा, 2, 4, 4.5, 5.5, ऐसा नहीं, इंटीजर होना चाहिए। और एक रिलेशन आपको दे देगा कि ए गुना बी मान लीजिए 6 है। तो बताइए कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। कितना अच्छा सवाल हो गया। बोलेगा क्या, फिर से समझिए, किसी त्रिभुज के भुजा का लंबाई क्रमशः ए, बी तथा सी है, एवं ए, बी और सी पूर्णांक है, तथा ए गुना बी अगर 6 के बराबर है, तो बताइए कितने त्रिभुज पॉसिबल हैं। तो आप एक चीज बताइए, यहाँ पर भाई ए गुना बी 6 दिया है, यानी ट्रायंगल के दो साइड का गुणनफल दिया है आपको। ट्रायंगल के दो साइड का प्रोडक्ट 6 है। ए और बी क्या है, इंटीजर है, तो ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर ए 1 होगा तो बी 6 हो जाएगा, तब ना 1 गुना 6 6 होगा। और क्या हो सकता है, ए 2 ले सकते हैं सर, तो बी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कोई वैल्यू पॉसिबल है सर, 3 और 2, तो ये तो फिर इनवर्स होने लगेगा वही चीज। रहने दीजिए, अब सुनिए, बेसिक समझिए, बाकी है 1 सेकंड में ये सवाल बनेगा। अब भाई मान लीजिए ये ट्रायंगल है कोई, इसका एक भुजा है 1, दूसरा भुजा है 6, तीसरा भुजा सी है। तो आप ट्रायंगल एक्जिस्ट होने का जो कंडीशन है वो आप सबको पता है कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, और दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। यानी कि दो भुजा का योग तो 1 + 6 7, 30 से तीसरा साइड से बड़ा होगा, और 6 और 1 का अंतर 5, तीसरा साइड यानी सी से छोटा होगा। क्लियर है ये रिलेशन। तो आप बताइए तीसरा साइड जो यहाँ पर है वो 5 और 7 के बीच में होगा, यानी कि क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। तो एक जो ट्रायंगल बनेगा भाई वो तो ये बन जाएगा सर, एक 6 और ये 5, सॉरी 6, तो ये भी 6, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। दूसरा ट्रायंगल क्या हो सकता है, जैसे 2 है, ये साइड 3 है, तीसरा सी है, तो सी का वैल्यू क्या हो सकता है, तो 2 यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिख
कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 3 और 2 5 से, 5 जो होगा सी से बड़ा होगा, और 3 2 का अंतर 1 से बड़ा होगा। मतलब सी जो है दो भुजा के योग से छोटा होगा और दो भुजा के अंतर से बड़ा होगा। तो यहाँ सी का वैल्यू क्या हो सकता है, इंटीजर लेना है, डेसिमल नहीं। 2 3 4 5 तो होगा नहीं। यहाँ पर से 3 ट्रायंगल बनेगा। एक ट्रायंगल जो होगा एक, एक नहीं, एक ट्रायंगल जो होगा 2 3, और सी का वैल्यू 2। एक ट्रायंगल और क्या होगा, तो 2 3 सी का वैल्यू, और एक ट्रायंगल जो होगा भाई ये होगा 2 3, और सी का वैल्यू 4। तो ये टोटल कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, 4 ट्रायंगल। लेकिन क्या सर ऐसे करना पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। देखिए करेंगे क्या, सिंपल, नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है ना तो कुछ नहीं करना है, यहाँ ट्रायंगल का संख्या कितना है, तो छोटा वाला साइड कितना है, एक है, एक का डबल करिए, एक का डबल कितना होता है, दो, दो में से एक कम कर देंगे तो यहाँ एक ही ट्रायंगल पॉसिबल होगा। कितना ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल का साइड क्या होगा, 5 6 और 7। अच्छा यहाँ देखिए छोटा वाला साइड क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ छोटा वाला साइड 2 है, तो दो, दो का डबल 4, 4 से एक कम कर देंगे तो 3 ट्रायंगल बनेगा। 3 ट्रायंगल कौन कौन बनेगा, तो एक बनेगा भाई 2 3 2, एक ट्रायंगल क्या बनेगा, तो 2 3 3, और एक ट्रायंगल क्या बनेगा, 2 3 4। यही 3 ट्रायंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, कोई बात नहीं, सवाल के थ्रू समझ जाएंगे। इसको देखिए, समझिए ध्यान से। जैसे कहा किसी त्रिभुज ए बी सी की दो भुजा की लंबाई ए और बी दिया है, दो साइड का लेंथ दिया है ए बी, ठीक है। कहा यदि ए और बी का प्रोडक्ट 24 है, भाई ए और बी का जो गुणनफल है, यानी इन दोनों साइडों का जो गुणनफल है ये 24 होना है। जहां ए और बी इंटीजर है, इंटीजर जरूरी है ये शब्द देना, ए और बी इंटीजर है, यानी कि डेसिमल में नहीं लेना है, इंटीजर होना चाहिए। संभावित त्रिभुज का संख्या, तो भाई ए और बी अगर इंटीजर है तो ए का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो बी, ए का वैल्यू 2 तो बी 12, ए का वैल्यू 3 तो बी 8, ए का वैल्यू 4 तो बी 6, 5 तो नहीं होगा, 5 का मल्टीपल थोड़ा है 24, 6 लेंगे तो उल्टा होगा बस। अब यहां से क्या करना है, तो ये जो छोटा वाला साइड है ना सर, इसका डबल करिए। एक का डबल दो, दो से एक कम करेंगे, एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ दो है छोटा वाला साइड का लंबाई, तो दो का डबल 4, 4 से एक कम कर दीजिए। छोटा वाला साइड 3 है, 3 का डबल 6 से एक कम कर दीजिए सर 5। यहाँ 4 है तो 4 का डबल 8, 8 से एक कम कर देंगे 7। अब जोड़ लीजिए, 7 5 12 और 4 16 ट्रायंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। एक सवाल और ऐसा है, आगे आपको मिलेगा, क्लियर हो जाएगा ढंग से, देखिए अभी कर ही लीजिए। देखिए ये कहा त्रिभुज ए बी सी की तीन भुजा एक्स बाई जेड है, और एक्स गुना जेड दिया है 12। तीन साइड है जिसमें दो साइड का गुणनफल दिया है, एक्स और जेड का प्रोडक्ट दिया है भाई 12। एक्स और जेड इंटीजर है, देखिए यहाँ लिखा है एक्स और जेड पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक अगर है तो एक्स का वैल्यू 1 तो जेड का वैल्यू 12, एक्स 2 तो बाई सॉरी जेड 6, 3 4, 4 तो 3 इनवर्स होने लगेगा ना, तो लिखना छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए छोटा वाला जो साइड है इसके डबल से एक कम नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेगा, तो एक का डबल दो, दो से एक कम एक, दो का डबल 4, 4 से एक कम 3, 3 का डबल 6, 6 से एक कम 5, यानी कि 5 या 4 और ट्रायंगल बनेगा नंबर, ठीक है, हो जाएगा। और किसी दिन एक दो सवाल ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा। अब आ जाइए, ये कहा एक समकोण त्रिभुज के आधार और लंब भुजा का रेशियो, आधार यानी राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है और जो परपेंडिकुलर है इसका रेशियो दिया है 3:4। फिर इसने कहा कि इसकी भुजा, वर्ग के भुजा, इसकी भुजा यहाँ पे मिसिंग है, इसकी लंबाई वाली यानी परपेंडिकुलर भुजा, परपेंडिकुलर भुजा
वर्ग के भुजा के बराबर है। कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल के भाई बेस और परपेंडिकुलर साइड जो है उसका रेशियो 3:4 है। फिर इसने कहा कि इसकी परपेंडिकुलर जो साइड है वो वर्ग के भुजा के बराबर है, यानी परपेंडिकुलर साइड का लंबाई वर्ग के भुजा के बराबर है, जिसका एरिया 144 है। तो भाई वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का एरिया अगर 144 है तो वर्ग का एक भुजा क्या हो जाएगा 12, और वर्ग के भुजा के बराबर राइट एंगल के परपेंडिकुलर है, 4 यूनिट का वैल्यू 12 है, 3 गुना तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। तो आप बताइए राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसका लंब 12 है, आधार 9 है, क्या ये ट्रिपलेट है सर? याद नहीं है? अगर नहीं है तो देखिए ये 3 का मल्टीपल है, 3 तिया 9, 3 गुना 4 12, तो ये हो जाएगा 3 गुना 5 15। अब सवाल में कहा कि वर्ग, ये देखिए वर्ग और त्रिभुज के परिमाप का योग ज्ञात करिए। तो वर्ग और त्रिभुज के परिमाप, तो भाई वर्ग का भुजा 12 है तो वर्ग का परिमाप 12 गुना 4 48। भाई परिमाप क्या होता है, फोरे होता है ना वो वर्ग का। तो 12 चौक 48, और इसका परिमाप 15 और 12 27, 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा 27 और 9 36। तो 8 6 14, 4 3 7 1 8, 84 से। ठीक है, चलिए ये देखिए ये सवाल तो यार भर भर के पूछा है पेपर में, मतलब इतना हम कराए हैं बच्चा पागल हो गया इस तरीके के सवाल को कर। देखिए, और ये भी अभी हाल फिलहाल मतलब अभी जो आंसर की दिया है वहीं से ये सवाल लिए है। देखिए ये 149 के पावर 0.59 बराबर एक्स है, और इसके बराबर बाई है। तो कहा एक्स के पावर जेड बराबर बाई के पावर 6, इसका वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू जनरली देखें जिनका बेसिक क्लियर है तो वो इतना लिखेगा नहीं, यहीं से वो देख लेगा कि इतना जेड बराबर इतना गुना 6 करके काम कर लेगा। लेकिन कुछ तो को दिक्कत होगा तो हम लिख देते हैं। एक्स का वैल्यू देखिए तो क्या लिखा है, एक्स का वैल्यू क्या दिया है, तो आप बोलेंगे 149 के पावर 0.59, तो एक्स के जगह यहाँ पर ये जो एक्स है एक्स का वैल्यू रख लीजिए भाई। तो 149 और पावर में 0.59 एक्स का वैल्यू आ गया। अब पूरे के माथा पर कितना है जेड है, समझ गए, क्योंकि एक्स के पावर जेड है तो एक्स का वैल्यू जो है लिख लिया यहाँ पर, और पावर में जेड हो गया। अच्छा बाई का वैल्यू क्या दिया है, तो 149 पावर में 0.94, और कंप्लीट के पावर 6 है। और आप सबको तो पता ही है भाई कि पावर मल्टीप्लाई होगा यानी कि ये जेड। अच्छा एक चीज अब हम लिखेंगे नहीं, यहाँ भी बेस 149 है, यहाँ भी बेस 149 है, तो बेस अगर इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। तो पावर इक्वल कर दीजिए डायरेक्ट, 0.59 जेड बराबर, यहाँ 6 से गुना कर लेते हैं तो 6 चौक 24, 6 नमा 54 और 2 56, डेसिमल 2 अंक से पहले लगा दीजिए। अब भाई जेड बराबर क्या हो जाएगा 5.64 अब बट्टा 0.59, तो डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट, डेसिमल खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाइए, ये 59 का अगर 10 गुना आप देखेंगे ना तो 590 होगा। 10 गुना 590 होता है, लेकिन 10 गुना से कम है, 590 से थोड़ा सा कम है, 590 से थोड़ा क्या है कम है, यानी आंसर जो भी होगा वो 10 से तो कम होगा। ये 10 से ज्यादा वाला क्या कर रहा है, ये तो भाई बहुत ज्यादा छोटा है, ये भी नहीं होगा। बच गया यहाँ पर 9.29 और 9.56 है। तो यहाँ 10 गुना से थोड़ा कम है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 10 से थोड़ा कम यानी 9.56 होगा, लेकिन पेपर में आपका मन नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तो आप भाग दे के कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हाँ, ये तो सवाल खैर यार सब खतरनाक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए कहा 240 लीटर दूध वाले कंटेनर से 22 लीटर दूध निकाला जाता है। 240 लीटर दूध वाला कंटेनर है और उसमें से 22 लीटर दूध निकाला गया, ध्यान से समझिएगा, 22 लीटर दूध निकाला जाता है और फिर उसके स्थान पर पानी डाल दिया, यानी 22 लीटर मिल्क निकाल लिए और 22 लीटर आप उसमें वाटर डाल दिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा ये रिप्लेसमेंट। फिर आगे इसने बोला कि मिश्रण का 20% निकाल लिया जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। तो यहाँ दो रिप्लेसमेंट हो गया, पहला क्या, पहले शुद्ध दूध था आपके पास 240 लीटर, उसमें से 22 लीटर मिल्क निकाले, 22 लीटर वाटर ऐड कर दिए, एक कहानी हो गया। फिर कहा कि भाई मिश्रण में से 20 लीटर मिश्रण निकाला गया है और उसको उतना ही पानी से बदल दिए हैं, यानी 20 लीटर मिश्रण निकाले और उतना ही उसमें क्या डाल दिए, पानी डाल दिए। ये वाला लाइन समझना है, 20 लीटर, ये 20 लीटर मिश्रण निकाले हैं और पानी से क्या कर दिए, बदल दिए हैं। तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी के मात्रा का अंतर जो है 128 है। तो देखिए मिल्क लिख लेते हैं, यहाँ वाटर लिख लीजिए।
अच्छा मिल्क था 240 लीटर, बाई लीटर निकाल लिए मिल्क, तो मिल्क बचा कितना, 240 माइनस बाई, ये मिल्क हो गया। और बाई लीटर मिल्क निकाले हैं तो उसमें बाटर बाई लीटर डाले हैं, तो बाटर का क्वांटिटी कितना हो जाएगा, बाई। किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत नहीं। फिर कहा क्या कि सर 20% जो है मिश्रण निकाले। अच्छा ये 20% जो मिश्रण निकाले हैं, तो मिश्रण कहने का मतलब है कि दूध भी निकला होगा और वाटर भी निकला होगा, ऐसा थोड़े होगा यार कि दूध और पानी मिला के रखा है तो उसमें से 20% निकाले तो खाली मिल्क निकल जाए, या केवल 20% वाटर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। आप 20% मिक्सचर निकाले हैं तो जिस रेशियो में मिक्स होगा उसी रेशियो में मिल्क भी निकला होगा, वाटर भी निकला होगा। तो आप बताना 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 20% यानी 1/5, तो 1/5 मिल्क निकाले हैं, मतलब सॉरी 1/5 मिश्रण निकाले हैं, यानी मिल्क भी 1/5 निकला होगा, वाटर भी 1/5 निकला होगा। तो भाई आप बताइए अगर 1/5 मिल्क निकल गया तो रिमेनिंग बचा होगा कितना, 4/5। और जितना वाटर था उसमें 1/5 निकल गया तो बचा वाटर कितना, 4/5, 4/5 भाग वाटर बचा। और कहा कि उतना ही पानी डाल दिए, तो एक बताइए 240 लीटर मिक्सचर था, 22 लीटर निकाल लिए तो इतना बच गया, फिर 22 लीटर वाटर डाल दिए तो मिक्सचर कितना हो गया, 240। अब भाई 240 का 20%, 20% कितना होता है, 48 लीटर। 48 लीटर आप उसमें क्या ऐड किए हैं, वाटर ऐड कर दिए हैं, प्लस 48 लीटर वाटर हो गया, क्या काम। तो अब जो फाइनल मिक्सचर आपके पास बचा है, उस फाइनल मिक्सचर में मिल्क का क्वांटिटी इतना है, वाटर का क्वांटिटी इतना है, और दोनों का जो डिफरेंस दिया है, ये सवाल में दिया है कितना, 128। बहुत अच्छा सवाल था यार, बहुत अच्छा। तो अर्थ हमको पता है 48 वाला कहानी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कोशिश करिएगा, अगर दिक्कत होगा तो फिर दोबारा से इस सवाल को हम कराएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ऐसा करते हैं यार कि 4/5 से अगर इसको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से ये 5 कट जाएगा, 4 बचेगा, तो 4 से दोनों जगह गुना, 91, 960 -4, -5 से इस पूरे को भी गुना करिए, तो 5 से गुना करेंगे दोनों, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, 4, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5 से गुना करिएगा तो ये 240 और बराबर 128, -4 -4 -8 भाई। और 960 में से 240 घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना, 720 और बराबर 128। 8 बाई बराबर 720, इधर आके घट जाएगा 2, और ये 720, 28 घटेगा, 10 में 8 गया 2, है कि नहीं। पाई का वैल्यू निकालना है, कहाँ दिक्कत हो गया, देख 96, 960 -4 माइनस भाई, 5 × 8 = 40, 5 × 20 = 24, सही तो है, -8 भाई, और 2, 10 में से 8 घट, बाई लीटर दूध निकाला वो परसेंट, 1/5 यानी बचा 4/5, 4/5 प्लस 40 का 20%, 48 बराबर 1।
ध्यान से आप लोग कर लेंगे क्या? और पानी के मात्रा के बीच का अंतर 128 है। चाहिए वैसे कर। यहाँ से आप अगर देख पा रहे हैं 40/5 भाई है यहाँ भी। अच्छा ठीक है। ये कट जाएगा। आ रहा है। 6 में से 4 गया। अरे यार 5 से इधर भी ना गुना करना है यार, क्या आप लोग यार। 5 × 8 = 40, 5 × 2 = 10, 4 × 14, 5 × 1 = 640 हो। सॉरी भाई। अब 640 उधर जाके घटेगा तो 80, तो पाई का वैल्यू 10। अगर पाई 10 है तो 2 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20। और यार चलिए नेक्स्ट देख। का वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 45 और 19 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 30 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो ये तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन ऑप्शन से ज़्यादा आसानी से आप ऐसे बना लीजिए। 30 से डिवाइड करना है 45 और भाई एक बार में बचेगा 15। ठीक है। अब एक उतरा 30 बचे 150। बच गया एक 9। अब लगेगा वहाँ, लेकिन छोड़िए। यहाँ पे क्या बच गया? 19। अब भाग नहीं लगेगा 19। तो 19 घटाएंगे इस नंबर में से तो भी डिवाइड होगा। और भाजक और शेष का डिफरेंस को अगर जोड़ेंगे तो भी डिवाइड होगा। दो तरीका है, घटाएंगे तो शेष फल, और जोड़ने को बोले तो भाजक और शेष का डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। तो 30 और 19 का डिफरेंस कितना? 11। अगर इसी सवाल में पूछता कि 45 और 19 में से क्या घटाएं ताकि 30 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, तो 19 घटाना पड़ेगा। क्या जोड़ें ताकि डिवाइड हो जाए, तो 30 और 19 का डिफरेंस यानी भाजक और शेष का डिफरेंस जोड़ना होगा। देखिए, का साक्षी ने एक खिलौने 456 में खरीदा, 20 की लागत से सजाया। भाई खरीदने के अलावा जो भी उस पे एक्स्ट्रा आप खर्च करेंगे सबको जोड़कर वास्तविक क्रय मूल्य होगा। तो 456 + 20 टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 476। और बेच दिया है 612 में। साक्षी है तो बेच दिया। बताइए कितने का प्रॉफिट होगा? कितने का प्रॉफिट होगा? तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट हो जाएगा उसको 136 का। कितना पे? 476%। ठीक है। अब अगर इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा भाई 63। 63 दूना और 63 है। से अगर काटिएगा तो 63 से कितना बार में ये कटेगा? 63। ये ना होता। 4 से काट देते हैं। 4 × 3 = 12, 4 × 9 = 36, 4 से 1, 4 एकम 4 × 9 = 36। 36 6 7 × 4 = 11 नहीं 36। 4 4 6 600 6 7 4 11 यानी कि 400। ठीक है। अब अगर काटेंगे 4 × 3 = 12, 4 × 4 4 से 4 एकम 4 9 17 7 1 17 2 यानी कि 10। ठीक है। बट्टा 7%। सॉरी भाई, पता नहीं क्या।
का देखें ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:50 AM पर चलती है। देखिए ये दो स्टेशन है। कहा एक ट्रेन ए जो है स्टेशन एम से चलती है 7:50 में, और उसी दिन 2:50 में स्टेशन एन पर पहुंच जाती है। तो आप बताइए अगर 7:50 में चली है और भाई 2:50 में पहुंच गई, टाइम कितना लगा हो? तो आप बोलेंगे सर ये 7 5 12 7 घंटा। क्या घंटा लगा है? लगा होगा 7 घंटा। अच्छा दूसरा ट्रेन जो है कहा स्टेशन ए से 9:50 में चली है और ये पहुंच गई है 2:50, तो 9:50 में चली और 2:50 में पहुंच गई, यानी इसको लगा क्या घंटा? 5 घंटा। अब इस सवाल में इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं भाई। इसने बस ये बोला, ना तो दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस दिया है, ना ही किसी ट्रेन का इसने स्पीड दिया है। तो इसने केवल ये बोला कि पहली ट्रेन जो है 7 घंटा में ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, और कहा कि जो रेलगाड़ी स्टेशन एन से चल रही है ये 5 घंटा में ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। तो डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं। क्या माने सर? तो 7 और 5 का मल्टीपल मान लीजिए। मान लेते हैं दूरी है 35, डिस्टेंस कितना है? 35 किलोमीटर। अच्छा ये 7 घंटे में 35 किलोमीटर चलती है तो इसका स्पीड क्या रहा होगा? 5 किलोमीटर पर आवर सर। और भाई ये 5 घंटे में 35 किलोमीटर ट्रेवल की है तो इसका स्पीड रहा होगा 7 किलोमीटर पर आवर। अब सब कुछ सेट हो गया डेटा। अब आप ऐसे सवाल तो बहुत सारा किए हैं, आपको ऐसे सवाल को करने में महारत हासिल है। आप बोलेंगे सर सबसे पहले टाइम सेम करिए, क्योंकि ये 7:50 में चली है यहाँ से, ये दूसरी 9:50 में चली है, तो ये 2 घंटा पहले चल दी है। तो 5 के स्पीड से 2 घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी? 10 किलोमीटर। तो रिमेनिंग बचा कितना? 25 किलोमीटर। अब 7:50 से चलकर यहाँ पे ये 9:50 में आ गई होगी, है कि नहीं? 9:50 में ये ट्रेन भी यहाँ से खुल गई, 9:50 में तो ये चल ही रही थी, तो 9:50 के बाद दोनों के बीच का फासला कितना बचा है? 25। कितना समय में तय कर लेगा? टाइम निकालना है भाई। अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, चाल जुड़ेगा। 5 और 7 12, ये 12 एकम 12, 12 दूना 24, दो सही 1/12 घंटा, यानी कि घंटा 12 × 5 = 60 मिनट, घंटा 5 मिनट। तो भाई 9:50 से घंटा 5 मिनट लग गया मिलने में, यानी 9 2 11 55 में मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए देख, ये सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग कर लेंगे। वाले ये सवाल भी आप लोग कर लेंगे। देखिए कहा क्या, ए का 4 गुना यानी 4, बी का 9 गुना 9B, और सी का 3 गुना 3C, तीनों बराबर है। अब इन तीनों टर्म का अगर रेशियो लिखेंगे, सपोज ए का वैल्यू लिखना है तो ए का जो कॉफिशियंट है इसको इग्नोर करिए, 9 × 3 27 हो जाएगा। अब ए का ही वैल्यू लिखना है तो आगे लिखने का जरूरत ही नहीं है, ए का वैल्यू पूछा यानी 27 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 27 यूनिट कहने का मतलब 27 में 9 है, तो आंसर 9 का मल्टीपल होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जाता है? 5 और 4 नहीं कटेगा 9 से, 9 2 1 3 बच गया, नहीं कटेगा सर। ये 9 2 1 3 ये भी नहीं कटेगा। ये देखिए 9 8 8 16 और 2 18, यानी ऑप्शन, ठीक है। ये सवाल थोड़ा हो गया। ये भी आप लोग के लिए भाई, देखिए सबका बेस सेम है, बेस सेम है, यहाँ डिवाइड है, डिवाइड है, और ये मल्टीप्लाई है यार। तो बेस सेम होता है, और अगर डिवाइड है तो पावर घटेगा, और मल्टीप्लाई है तो पावर जुटेगा। तो 50 के पावर क्या होगा? ये -13, और ये डिवाइड है तो घटेगा ना, तो -13 में से -15, मतलब -13 और -15 माइनस का हो जाएगा 28, और ये -11, तो -28 -11 -39। देखिए प्रत्येक समबाहु, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 13 है, तो इसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 है, तो 13 × 3 = 39। देखिए एक शर्ट का अंकित मूल्य 900 है, 10% डिस्काउंट देता है, यानी 90% में बेचता है, तो 900 का 90% 810। सब पूछा हुआ इसी बार का सवाल है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज, ए बी सी डी जो है ना भाई ये समलंब चतुर्भुज, समलंब यानी ट्रेपेजियम है। इसमें बी सी पैरेलल ए डी है, बी सी पैरेलल ए डी है, तो ए बी और डी, ये दोनों लाइन पैरेलल है। आगे कहा ए सी बराबर सी डी है। ए सी क्या होगा यहाँ पर देख कर बताइए? तो आप बोलेंगे सर ए सी डायगनल होगा। ये जो ए सी है, ए सी क्या है? डायगनल है।
AC डायगोनल है सर। और AC बराबर है CD के, यानी ये AC और ये CD, ये दोनों बराबर है। फिर कहा एंगल ABC 18 डिग्री है। ABC ये वाला एंगल भाई 18 डिग्री। और एंगल BAC 93, BAC ये वाला एंगल दिया है 93 का। CAD का माप बताइए। C और ये ACD ये वाला एंगल आपको बताना है। अब देखिए, आप अगर इस ट्रायंगल को देखेंगे, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल को आप देख रहे होंगे, आपका नज़र होगा इस पे, ये वाला ट्रायंगल का ना। इस ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो भाई 180 में से 18 प्लस 93 घटा दीजिए। 18 और 93 111 घटा देंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल आ जाएगा सर 69 डिग्री। अच्छा, अब ये देखिए तो AD और ये BC तो पैरेलल है, और ये तिर्यक रेखा काट रही है। अगर ये एंगल 69 डिग्री है, ये एंगल भी 69 होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक अंतः एकांतर कोण, ये वाला 69 होगा। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि सर इस त्रिभुज में दो साइड बराबर, इस ट्रायंगल में बराबर साइड के सामने का कोण भी बराबर। जैसे इस साइड के सामने 69 है, इस साइड के सामने ये वाला भी कितना जाएगा? 69 डिग्री होगा कि नहीं होगा सर? अब इस ट्रायंगल का ये तीसरा कोण बच गया, तो 180 में से 69 दूना 138 घटा दीजिए, ये दो, यानी कि 42 हो जाए। ये भी सवाल बढ़िया ने क्या बोला कि ट्रेन P की लंबाई 400 मीटर है और ट्रेन Q की लंबाई ट्रेन P से Z मीटर अधिक। ठीक है, ट्रेन P का लंबाई दो तरीका बताते हैं दोनों। ट्रेन P का जो लंबाई है 200 मीटर है, और ट्रेन Q का जो लंबाई है भाई, ट्रेन Q जो है, ट्रेन Q का लंबाई P से Z मीटर ज्यादा है, तो का लंबाई अगर 200 है, का लंबाई 200 प्लस Z होगा। का दोनों ट्रेन P और Q की गति समान है, दोनों का स्पीड सेम है, और वे क्रमशः 16 और 24 सेकंड में खंभे को पार करती है। ट्रेन P खंभे को 24 सेकंड में पार कर रही है, नहीं सॉरी 16 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि ट्रेन P अपनी लंबाई को 16 सेकंड में पार कर लेगी। और Q भी खंभे को ही पार कर रही है, पर इसको 24 सेकंड लग रहा है, यानी अपनी लंबाई को ये 24 सेकंड में पार कर लेगी। अब अगर दोनों को पेयर आप करेंगे, आपको दिखेगा कि सर 200 तो यहाँ भी है, 200 यहाँ भी है, यहाँ टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है? 16, और यहाँ 24, टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है? तो 8 सेकंड सर समय ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा लग रहा होगा, यहाँ भी 200 है, यहाँ भी 200 है, पर टाइम 8 सेकंड ज़्यादा कैसे लग रहा है? तो सर ये जेड मीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यानी कि जेड मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लग जाएगा कै सेकंड? 8 सेकंड लग जाएगा। अब सवाल कहा है कि कितने समय में ट्रेन क्यू जो है जेड लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। अच्छा, ट्रेन क्यू जो है 2Z मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करना चाह रही है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन क्यू को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? ट्रेन क्यू का अपना लंबाई हो गया ये, गया। और साथ के साथ अपना लंबाई के साथ किसको पार करना है? 2Z मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना है। ये तो ट्रेन क्यू का लंबाई हो गया अपना, और ये इतना लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन क्यू को प्लेटफॉर्म पार करने के लिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। और बस इसने यहाँ तो दे ही रखा है, 200 प्लस 2Z, 200 प्लस जेड मीटर लंबाई कितने सेकंड में? सेकंड में। और जेड मीटर क्या सेकंड में? 8 सेकंड में, तो 2Z मीटर 16 सेकंड में, तो 20 प्लस 16 कितना सेकंड? 40 सेकंड। जबकि ये आप मौखिक सवाल कर सकते थे, हम थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। कितना आसान सा सवाल था यार ये। आप यहाँ स्पीड भी निकाल के बना सकते हैं, पर हम बोलेंगे कि आप ऐसे ही करिए, ज्यादा बढ़िया है। देखिए ये सवाल कर चुके हैं। ये सवाल देखिए, ये अच्छा सवाल है। कहा तीन वाहन, वाहन नहीं होगा, तीन वाइन होगा, वाइन। तीन वाइन ABC की सांद्रता, सांद्रता मतलब कि आप जानते हैं फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा, गाढ़ापन होता है। कहा कि सांद्रता क्रमशः 10%, 20% और A% है, इन्हें 2, 3, 5 के अनुपात में मिलाया। तीनों प्रकार के वाइन को 2, 3, 5 में मिलाया, तो हम 200, 300, 500 ले लेते हैं। आप समझ गए होंगे क्यों लिए, क्योंकि परसेंट इजीली कट जाएगा। कहा इसमें भाई 10% जो है सांद्रता है, तो 10% यानी 200 का 10% 20,
दूसरा जो वाइन है इसका सांद्रता 20% है यानी कि 60। और तीसरा मिश्रण वाइन का सांद्रता A% है यानी 500 का A% 5A हो जाएगा। अब कहा कि इनको मिलाया जाता है और मिलाने के बाद जो है मिश्रण बना उसमें 23% सांद्रता है। इन सभी मिश्रणों को मिला, तीनों प्रकार के वाइन को मिलाएंगे तो टोटल क्वांटिटी 1000 हो जाएगा और इसमें 23% यानी कि 2 सांद्रता है। भाई इन सबको मिलाकर टोटल क्वांटिटी 60 20 80 उधर जाके घट जाएगा दो में से। तो 80 घटाइएगा तो भाई कितना बचेगा 150। तो ए का वैल्यू 30। अब ए 30 है तो लब से 30 मार मत दीजिएगा क्योंकि ए का वैल्यू नहीं पूछा, इसने 2A का वैल्यू पूछा है तो 30 ना। ये देखिए ये बहुत आसान सवाल है। 20 पुस्तक का विक्रय मूल्य 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 पुस्तक का सेलिंग प्राइस जो है भाई ये 5 पुस्तक के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो 5 से 1 5 से 4 कॉफिशियंट इंटरचेंज हो जाएगा तो ये 1 और ये 4 यानी 4 का चीज 3 में बेचा, हानि कितने का 3 का, 3 का लॉस कितना पे 4 पे परसेंट। 25 या 75% हानि होगा। चलिए ये लास्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप करेंगे ठीक है। तो चलें भाई आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। और यार थोड़ा एक दो सवाल में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग देख लेंगे एक बार खुद से कर लीजिए, बाकी हम हार के कर ही लिए। चलिए आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुड नाइट भाई।